गुड इवनिंग दोस्तों मैं हूं सचिन गुप्ता और आपके लिए आज लेकर आया हूं बहुत बेहतरीन क्लास। आप जानते हो बजट जो कि दोस्तों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एक वित्तीय वर्ष का आय का और व्यय का ब्यौरा होता है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन इकोनॉमी में हमें ज़रूर देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये चैप्टर है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये मेरा दायित्व है कि मैं आपको अच्छे से कराऊं। अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से बजट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो करा चुका हूँ। बजट के जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक लगते हैं इसको समझने के लिए, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो, बजट का जो पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है अपने प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट आपको मेरे इस सौर्या क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है इस पर मिल जाएगी, जिसका नाम होगा कंप्लीट इकोनॉमी फॉर आरआरबी एनटीपीसी। इसमें जो है बजट का पार्ट 1 डाला है दोस्तों, आई होप पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा ना तो आप आज का पढ़ाने वाला मेरा जो कुछ भी है उसमें सिर्फ आप 50% ही समझ पाओगे। ठीक है, आज मैं आपको कराऊंगा एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है ना, हम लोग पूरी चर्चा करेंगे विद क्वेश्चन। हम लोग ये भी चर्चा करेंगे साथों साथ कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमें पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हिंदी इंग्लिश का बहुत चक्कर रहता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। ओके, हिंदी इंग्लिश यहाँ पर आपके सामने दोनों ही मैंने प्रस्तुत कर दी हैं। अब ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये वो बेसिक है जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको फिजिकल डेफिसिट भी पढ़ाया था, किससे कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे और भी 2-3 प्रकार के पढ़ाए थे डेफिसिट, जैसे कि प्राइमरी डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है। मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने रेवेन्यू शिफ्ट होता है। तो इसी तरीके से मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी पार्ट 1 में वीडियो के लास्ट में। ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा सारा कुछ। तो चलिए मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है सौर्या क्लासेस, उस पर जाके आप इसके नोट्स भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल क्या है, सौर्या क्लासेस, कम ऑन दैट प्लेटफॉर्म, आई विल प्रोवाइड यू ऑल द नोट्स। ओके, चलो तो आगे चलेंगे हम लोग। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें पूरे में जो बात करने वाला हूँ आपसे, पूरा जो हमारा बजट है सन 2020 का और 21 का, मैं आपसे इसमें सबसे पहले बात करूंगा उन क्वेश्चंस पे जो मुझे 500% उम्मीद है पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, जो आपके पेपर में अपन को 500% उम्मीद है ये आने ही आने हैं। क्योंकि दोस्तों ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखो। ठीक है ना, रुपया कहाँ से आता है, रुपी कम्स फ्रॉम, इससे क्वेश्चन बहुत आया पेपर में, पूछा जाता है। बताइए सबसे ज़्यादा भारत को किस सोर्स से रुपया प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा भारत किस चीज़ में रुपया लगाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा भारत का एक्सपेंडिचर किस चीज़ में है। तो ऐसे क्वेश्चन यार बनते रहे हैं। तो हमारा काम है कि हम पिछले पेपरों को पढ़ें और उनसे सीख लें, और हम आपको वही क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा एम्फेसिस, ज़्यादा फोकस करके कराएं जो कि लास्ट ईयर में बन चुके हैं या फिर जिनके बनने की संभावना है। तो सबसे पहले मैं आपको इस बजट में 2020 के बजट में आपको ये पढ़ाऊँगा सबसे पहले मैं कि जो 1 रुपया है, 1 रुपया भारत के पास जो आता है वो आता कहाँ से है। ठीक है ना, भारत के पास जो रुपया आता है 1 रुपया, ठीक है ना, वो कहाँ से आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझेंगे, यानी कि हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो रुपया है उसका सोर्स क्या है। ठीक है ना, अगर भारत के पास 1 रुपये की इनकम होती है, अगर भारत 1 रुपया कमा रहा है, आप लेट से फॉर एग्जांपल, तो वो 1 रुपया भारत के पास आ कहाँ से रहा है। तो देखो ये आ रहा है यहाँ से। आपके सामने एक बहुत प्यारा सा चार्ट बना हुआ है, एक बहुत प्यारा फ्लो चार्ट है। मैं चाहूँगा आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे भारत को जो 1 रुपया मिलता है, 1 रुपया, इसमें से जो भारत को 18 पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं निगम कर से, यानी कि कॉरपोरेट टैक्स से। इंग्लिश में भी मटेरियल है, हिंदी में भी है, तो आपको चिंता परेशानी कतई होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मामला सेट है। ठीक है, तो दिक्कत मत लो, बस समझो चीज़ों के लिए। दूसरा यहाँ पर दोस्तों जो हम लोग उधार लेते हैं, उधारी से हम लोग लाते हैं 1 रुपया में 20 पैसा। तो भारत की जो इनकम है मान लो 1 रुपये की, उसमें भारत 18 पैसे कहाँ से ला रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स से। जो हम लोग कंपनियाँ जो हमारे भारत के अंदर चल रही हैं वो जो हमें टैक्स दे रही हैं, वो दोस्तों एक बड़ा हिस्सा है हमारे भारत की कमाई का। ओके, ये है 1 रुपया में 18 पैसा। ऐसे ही नहीं मोदी जी जाके दूसरे देशों में कहते हैं कि मेड इन इंडिया करो, हम आपको ये इंसेंटिव देंगे, हम आपको कारोबार की सुगमता देंगे। ठीक है ना, ऐसे नहीं कहते, क्योंकि वो चाहते हैं भारत के अंदर कंपनियां आएँ
और जब आएंगी तो हमें टैक्स देंगे प्लस एम्प्लॉयमेंट देंगे। एम्प्लॉयमेंट से जो जन कल्याण का काम होगा, ठीक है ना, भारत की जो जनता है उसको दोस्तों एक परमानेंट तौर पे सैलरी मिल पाएगी, जिससे वह अपनी जो लाइफ है उसको दोस्तों बहुत ही सुधार पाएगा। क्योंकि जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी के लिए आज के ज़माने में सस्टेन नहीं कर सकते बहुत लंबे समय तक। तो निगम कर से आता है 18 पैसा। 20 पैसा दोस्तों हमारे पास आता है उधारी से। कहाँ से आता है? उधारी से। एक बार हिंदी में दिखा देता हूँ क्या कहते हैं इसे। उधार और अन्य देताओं से, यानी कि बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से 20 पैसा आता है 1 रुपये में। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। अब नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट किससे कहते हैं? अब यार ये मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है बजट की, ठीक है ना, जिसको मैंने लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बजट या फिर सिर्फ बजट लिखा है, तो वो देखो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, ये सब उसमें मैंने डिस्कस किया क्या होता है। फिर आता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू से हमें कितना पैसा आता है? 10 पैसे आते हैं, ठीक है। नॉन टैक्स रिवेन्यू जैसे डिविडेंड आ गया, भारत सरकार ने कोई शेयर लिया था, शेयर पे भारत सरकार ओह सॉरी यार, तो भारत सरकार ने कोई शेयर लिया था मार्केट से और उससे भारत सरकार को कोई कमाई होगी, ठीक है ना, तो ये क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है। या फिर भारत सरकार ने किसी देश को लोन दिया था, ठीक है, उसने भारत सरकार के उस लोन को रिकवर कर दिया, या फिर उस लोन का एक इंस्टॉलमेंट दे दिया, या फिर लोन की जो किस्त थी, जो इंटरेस्ट था, वो पे कर दिया। ये आता है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप सभी जानते हो, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी टैक्स, इससे हमें 18 पैसे मिलते हैं। यानी कि थोड़ा सा और नहीं चलते हैं, फिर मैं आपके साथ एनालाइज करूंगा कि इससे किस किस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्साइज ड्यूटी से दोस्तों 7 पैसे आते हैं, कस्टम से दोस्तों 4 पैसा आता है और इनकम टैक्स से 17 पैसे आते हैं। ओके, यानी कि अगर आप देखो मोटे मोटे तौर पे तो हमारे पास जो इनकम, भारत के पास जो इनकम का मेन सोर्स है, सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है दोस्तों? उधारी। सबसे बड़ा सोर्स क्या है भारत के पास? उधारी। तो आप याद रखना 1 रुपये जो हमारा भारत कमाता है उसमें से दोस्तों जो 20 पैसा है वो कहाँ से लेके आता है दोस्तों? वो उधारी से लेकर आता है, उधार मांग के लाता है, ठीक है। तो आपको पहली बात आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, बताइए भारत के पास जो 1 रुपया आता है उसमें से मैक्सिमम शेयर किसका है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़। जो हम लोग विदेशों से पैसा उधार लेकर आते हैं वो हमारे पास सबसे बड़ी कमाई का जरिया है 1 रुपये में। ओके, इसी के अगर हम लोग आसपास देखें तो हमें दूसरा दिखेगा दोस्तों कॉर्पोरेट टैक्स। क्या दिखेगा दूसरा यहाँ पे हमारे लिए? एक सेकंड, दूसरा हमारे लिए दिखेगा दोस्तों यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि निगम कर। इससे हमें मिलता है 18 पैसे, ठीक है। और बिल्कुल 18 पैसे हमें कैसे मिल रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स से, जीएसटी। ओके, ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी जल्दी में इंट्रोड्यूस हुई है। सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके बस एक इसमें छोड़ दिया गया है, पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया है। जीएसटी पेट्रोल डीजल के अंतर्गत नहीं आती है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी में आपकी जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती। तीसरा दोस्तों, आपका जो वैट है, जो शराब के ऊपर लगाया जाता है, वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता। बाकी जितने टैक्स हैं दे ऑल कम अंडर दैट जीएसटी, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स को बोला जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये 2 टैक्स ऐसे हैं, ये 2 सोर्स ऐसे हैं जिनसे लगभग हमारे पास बराबर का पैसा आता है। कॉर्पोरेट टैक्स से भी 18 पैसे आते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स से भी दोस्तों 18 पैसे हमारे पास आते हैं। चौथी चीज़ दोस्तों जिससे सबसे ज़्यादा पैसे हमारे पास आ रहे हैं वो आप देख सकते हो, आयकर यानी कि इनकम टैक्स, जो कि दोस्तों जिस पे लगाया जाता है उसको वही पे करता है, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स से आता है। तो आपको मोटा मोटा क्या याद रखना है यहाँ पे, हमारे पास 1 रुपये में 4 सबसे ज़्यादा बड़े सोर्स हैं भारत के इनकम के। पहला सबसे बड़ा सोर्स आपको दिख ही रहा होगा, सबसे बड़ा बनाया है इसीलिए इसके लिए, ये सबसे बड़ा है दोस्तों उधारियाँ। दूसरा ये बराबर के हैं कॉर्पोरेट टैक्स, और ये आपका दोस्तों जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन दोनों से 18 पैसे आता है, इससे भी 18 आता है, इससे 18 आता है, इससे आपका 20 पैसा आता है। दूसरे हाथ पे दोस्तों आप लोग देखिएगा, ये जो आपका इनकम टैक्स है इससे दोस्तों 17 पैसे आता है। अब आपको पेपर के अंदर ये जो बात मैंने बताई, ये आपको बिल्कुल अपने ब्रेन के अंदर बिठा लेनी है। पेपर में पूछ सकता है, बताइए अगर बोरोइंग को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद हमारे पास किस सोर्स से सबसे ज़्यादा पैसा आता है? तो आपको 2 सोर्स याद रखना, हो सकता है आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर दे, कॉर्पोरेट टैक्स दे, दूसरा दे ही ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स और निगम कर आपको याद रखना है, दोनों से ही जो है वो बराबर की कमाई भारत को हो रही है, सही है। ओहो कहाँ चला गया, सॉरी यार। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई?
अब हम चलते हैं नीचे। अब मैं बात करता हूँ कि भारत का जो 1 रुपया है वो जाता कहाँ कहाँ है, यानी कि जो भारत का खर्चा है, अगर मान लो वो 1 रुपये का है तो यहाँ पे भारत सबसे ज़्यादा किस पर खर्च करता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो भारत दोस्तों यहाँ पे खर्च करता है वो आपको नज़र आएगा, वो आएगा दोस्तों कर और शुल्कों में राज्य का हिस्सा। आपको पता है भारत में फिजिकल फेडरलिज्म है, सेंटर का जो बेस है टैक्स का वो ज़्यादा बड़ा है स्टेट के बेस से, इसीलिए सेंटर को टैक्स से ज़्यादा कमाई होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन उस कमाई को सेंटर को साझा करना पड़ता है स्टेट के साथ में। ओके, तो यहाँ पर वही जो है सबसे ज़्यादा सेंटर जो पैसा देता है वो देता है स्टेट को शेयर करने में। यानी भारत सरकार ने अगर 1 रुपया कमाया तो निश्चित तौर पे उसे जो 20 पैसा है 1 रुपये में वो देना पड़ेगा दूसरे स्टेट के लिए। दूसरा, अब आप 20 पैसा लोन से ला रहे हो, आप 20 पैसा कहाँ से ला रहे हो, बाहर के देशों से उधार मांग के ला रहे हो। इवन आज भारत की ये हालत है कि जो हमारी जीडीपी है उसका 50% अप्रॉक्सीमेट हम पे उधार है। ओके, भारत की जीडीपी अप्रॉक्स अगर मोटा मोटा हम देखें तो 200 लाख करोड़ के आसपास है, ठीक है ना। अभी मोदी ने क्या कहा कि 20 लाख करोड़ का हम एक पैकेज रिलीज कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, जो कि जीडीपी का 10% है। तो इसके हिसाब से हम देखें तो भारत की जीडीपी का साइज क्या है, 200 लाख करोड़, जिसमें भारत पे टोटल उधार है दोस्तों 90 लाख करोड़ का। ओके, विदेशी उधार है। यानी हमारे भारत के अंदर अगर एक बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश से ही वो 22,000 रुपये का कर्जदारी हो जाता है उस पर, ठीक है, उस पर 22,000 का जो कर्ज है ना वो हो जाता है। यहाँ पे अब जो आप कर्ज लेके आ रहे हो उसका आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। आप चाहे IMF से लाओ चाहे कहीं से लाओ मेरे भाई, तो आपको इंटरेस्ट तो पे करना है। तो इसी इंटरेस्ट में दोस्तों हमारा चला जाता है 1 रुपये में 18 पैसा, जो कि एक बहुत बहुत ज़्यादा राशि है। यानी कि हम लोग जो कमा रहे हैं उसका 1/5 हम लोग बाहर से लेके आ रहे हैं और इंटरेस्ट में भी हम 1/5 दे रहे हैं। दूसरा जो हमारा सबसे ज़्यादा पैसा दोस्तों खर्च हो रहा है ये हो रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। कौन सा? सेंट्रल सेक्टर स्कीम। देखो, दो तरीके की स्कीम होती है, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, दूसरी होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड यानी केंद्रीय क्षेत्र की योजना, यानी कि वो योजना जो चलाई जाए केंद्र के द्वारा, तो इसमें पैसा खर्च हो रहा है 13 पैसे, ठीक है ना। ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छी अमाउंट है। फिर दूसरा दोस्तों सबसे ज़्यादा जहाँ पैसा खर्च कर रहा है वो है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स। ओके, तो फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन उसके बेस पर ट्रांसफ़र करते हैं पैसा, उसमें हमारा जा रहा है 10 पैसे। तो एक बार हम सब कुछ देख लेते हैं हमारा पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। 1 रुपये में सबसे ज़्यादा पेंशन पे हम लोग दे रहे हैं दोस्तों 6 पैसा। 1 रुपया कमाता है भारत सरकार और 6 पैसा पेंशन पे दे देता है। ये भी अमाउंट काफ़ी बड़ा है आप देखोगे तो। और भी सरकार कुछ खर्चे हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम जो राज्य और केंद्र साथ मिलकर चलाते हैं, जिसमें कुछ हिस्सा राज्य सरकार देती है खर्चा का और कुछ हिस्सा आपकी सेंट्रल देता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम जो सिर्फ सेंटर चला रहा है, उसमें सेंटर 1 रुपये में 13 पैसे दे रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट हम लोग जो लोन का इंटरेस्ट दे रहे हैं उसमें हमारे 18 पैसे चले जा रहे हैं। डिफेंस में दोस्तों हमारा अगर 1 रुपया भारत सरकार कमाती है तो 8 पैसा डिफेंस में हमारा खर्च हो रहा है। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से डिफेंस का जो बजट है वो देखोगे आप लोग एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है प्रति साल। सब्सिडीज़ पे हमारा दोस्तों बहुत पैसा खर्च हो रहा है जो कि है 6 पैसे। और हम लोग देखें तो ये तो हमने दोस्तों देख ही लिया। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार सबसे ज़्यादा किस पे रुपये खर्च कर रही है तो वो है दोस्तों करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा। दूसरा पूछा जाए तो वो है दोस्तों ब्याज की अदायगी, यानी कि ब्याज को अदा करने में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। चलो अब मैं ऊपर चलूँगा आपको लेके, ये मैंने समझा दिया। इस वाले में को ये है आपका रुपए कहाँ से आता है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि भारत को सबसे ज़्यादा जो प्राप्तियाँ होती हैं वो किस से होती हैं। भारत के पास जो इनकम हो रही है उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो आपको याद रखना दोस्तों उधारियाँ। दूसरा, बाहर जो खर्च कर रहे हैं सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो आपको याद रखना है स्टेट का शेयर टैक्सेस में। ओके, तो आप ये याद रख लो, MCQ में 500% ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों ये जो आपके सामने है बजट का सार वगैरह बजट एट अ ग्लेंस, इसमें जो पूरी टेबल बनी हुई है ना, ये आप बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ तक की जो टेबल है ये हम देखेंगे दोस्तों अभी जस्ट आगे। मेरे पास इससे भी सरलतम रूप से टेबल लिखी हुई है, लेकिन ये जो नीचे वाली टेबल है इसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। हमारा जो दोस्तों इस साल का जो बजट आया है, इस साल का जो बजट आया है उसमें आपको एक बहुत दोस्तों बुरी चीज़ देखने के लिए मिलेगी, वो है राजस्व घाटा। अब तो यार राजस्व घाटा का ऐसा है ना कि राजस्व घाटा भारत के साथ कोई लिंकअप कर चुका है। जब तक भारत के बजट में डेफिसिट न लिख के आया तब तक पता नहीं क्यों बड़ा अधूरा सा लगता है,
क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है मैं कंटिन्यू वॉच कर रहा हूँ कि भारत का जो बजट है वो घाटे में ही जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकारें जो खर्चा करती है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है उनका। ठीक है, आप नॉन प्लान एक्सपेंडिचर किससे कहते हैं, फर्स्ट वीडियो में बताया, आप जाके आप वो देख सकते हो। तो देखो मैं सबसे पहले बात करता हूँ इस बार रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहा। पेपर में धरा क्वेश्चन यही आएगा, बताओ भारत का रेवेन्यू डेफिसिट इस बार का कितना है। नहीं बता पाओगे भैया, नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने अगर ध्यान नहीं दिया यहाँ पे तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ के चले आओगे। ध्यान दो, रेवेन्यू डेफिसिट जो है भारत का दोस्तों, यानी कि हिंदी में कहूँ तो राजस्व घाटा। मैंने बोला था ना इंग्लिश में दिक्कत होगी ना हिंदी में दिक्कत होगी, मैटर इंग्लिश हिंदी दोनों में तैयार है। तो आप बस एक बार फोकस करिए। तो रेवेन्यू डेफिसिट अगर हम लोग दोस्तों पिछले वर्ष का देखें, 18-19 का देखें, तो ये था दोस्तों 2.4%। कितना था, 2.4%। ओके, फिर क्या होगा आपको देखने को मिलेगा, हमने अनुमान लगाया था 19 और 20 में कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट इतना रह सकता है, यानी कि इतना था दोस्तों 18-19 में। 19-20 के लिए जब बजट पेश किया गया तो हमने अनुमान लगाया कि हमारा डेफिसिट इस बार का 0.1% कम रहेगा और ये रहेगा 2.3%। अब डेफिसिट किससे कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है ना, या ये मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया। जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे तब तक आप नई चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, फिर हमने उम्मीद लगाई अभी कि 20-21 में हमारा रेवेन्यू हमने उम्मीद लगाई कि हमारा 19-20 में इतना रहेगा, 2.3 हमने उम्मीद लगाई, लेकिन ये रहा कितना, 2.4%। अब हमने 20-21 के लिए उम्मीद लगाई है कि हमारा रहेगा ये 2.7%। ओके, मैंने आपको क्या बताया, 18-19 में ये रहा 2.4%, 19-20 के लिए हमने उम्मीद लगाई रहेगा 2.3%, ये रहा है 2.4%, और 20-21 में रहने की उम्मीद है 2.7%। अब आपको यहाँ पे याद क्या करना है, देखो आपको ये दो फिगर याद करनी है, इस साल एक्चुअल रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहा और अगली साल कितना रह सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगली फाइनेंशियल ईयर जो है, याद रखना फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में स्टार्ट होती है, मार्च में ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर थी उसमें हमें जो घाटा हुआ है वो हुआ है 2.4% का, कमाए 100 रुपये और खर्चा कर डाला उससे 2.4% ज़्यादा का। फिर हमने अनुमान लगाया है अगले वित्तीय वर्षों में रहेगा 2.7%। अगला दोस्तों इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये इस वर्ष रहा 1.5% और हमें उम्मीद है अगली वर्ष रहेगा 1.8%, यानी कि अगली साल में घाटा ज़्यादा होने वाला है। और जब ये पूरा प्लान किया गया था ना तो उसमें कोरोना इफेक्ट इसके अंदर नहीं काउंट किया गया था। अब कोरोना इफेक्ट अगर काउंट किया गया दोस्तों तो रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ने वाला है। फिजिकल डेफिसिट ये भी बताया मैंने आपको वीडियो में किससे कहते हैं, देखो वीडियो तो तुम्हें देखनी पड़ेगी पहली वाली, अगर ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर नहीं है तो। ये रहा 3.8% और इस बार हमने कसम खाई है हम इसको लेके आएंगे 3.5% पे, लेकिन ये बिल्कुल मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 3.5% पे नहीं आने वाला है भाई, क्योंकि इस बार हमने अपने खर्चे बहुत कर दिए हैं। इस बार कोरोना की वजह से मार्केट में मंदी है और जब मंदी होती है तो सरकार का उत्तरदायित्व तो होता है कि सरकार अपने खजानों को खोल दे, कहे भैया ले जाओ जो ले जाना है ले जाओ, लूट मार बन मचा रखिए, भगो, जितना लोन लेना है ले लो। प्राइमरी डेफिसिट कितना है इस बार का दोस्तों, ये है 0.7%। अगली बार हम कोशिश करेंगे इसे 0.4% करने का। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें और इनको मिला के ये चीज़ें आपको याद करनी है, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम दिखाऊंगा, बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है। इसमें मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो भारत सरकार है उसे इस करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा कहाँ से मिला और टोटल जो भारत सरकार का बजट है वो कितने रुपए का है। ठीक है ना, भारत सरकार का टोटल जो बजट है वो कितने रुपए का है, हमारी जो जीडीपी है वो 200 लाख करोड़ की है। इसी तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो हमारा बजट है वो 30 लाख करोड़ का है, कैसे है तो वो आप देखिए। तो ये है वो बहुत ही प्यारा सा चार्ट जो आपको ये समझाने में मदद करेगा कि भारत सरकार का जो टोटल बजट का साइज है वो कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो भारत सरकार के बजट का साइज है वो है दोस्तों 30 लाख करोड़, या फिर आप ऐसे कह लो 30.42 लाख करोड़। इसमें भारत को जो टैक्स से पैसा आता है ये आता है आपका दोस्तों
24 लाख करोड़, कितना आता है 24 लाख करोड़। 30 लाख करोड़ भारत सरकार के बजट का साइज है, जिसमें 24 लाख करोड़ भारत सरकार लाता है दोस्तों टैक्स से, जिसमें दोस्तों हम लोग उधारी से लेकर आते हैं 7 लाख करोड़, ठीक है ना। उधारी से कितना लेके आते हैं 7 लाख करोड़। इस अगर टैक्स में आप देखोगे कि टैक्स में जो हमारे पास आ रहा है 30 लाख करोड़ में से हमारे पास जो 7 लाख करोड़ रुपए आ रहा है, इसमें हमारे पास कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, तो देखो जीएसटी दे रही है इस 24 लाख करोड़ में 7 लाख करोड़ रुपए अप्रॉक्सीमेट। एक्साइज ड्यूटी से मिल रहा है 2.67 लाख करोड़। एक्साइज ड्यूटी आप लोग जानते होंगे, जब दूसरे देश का सामान बिकने हमारे देश में आता है तो हम उसके ऊपर एक टैक्स लगाते हैं, इसे कहते हैं हम लोग एक्साइज ड्यूटी। इससे हमारे पास आता है दोस्तों 2.67 लाख करोड़ रुपीस। इनकम टैक्स से आता है दोस्तों हमारे पास 6.38 लाख करोड़ रुपीस। कॉर्पोरेट टैक्स से आता है हमारे पास 6.81 लाख करोड़ रुपीस। अब आपसे कोई पूछे कि भारत सरकार के पास सबसे ज़्यादा पैसा टैक्स रेवेन्यू में कहाँ से आता है, टैक्स सबसे ज़्यादा भारत पास रुपये कहाँ से आ रहा है, तो आप कहेंगे आंखें बंद करके सर जी ये आता है जीएसटी से। कहाँ से आता है ये आपका जीएसटी से। इसके बाद अब पेपर में सीधा क्वेश्चन बनेगा कि भारत के पास जो टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, जो उसके पास टैक्स से पैसा आ रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा वो कहाँ से ला रहा है टैक्स में, तो ये आपका जीएसटी से है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि इसमें सबसे कम पैसा उसके पास कहाँ से आता है दोस्तों, तो ये आता है यूटी से जो टैक्स मिलता है उससे। ओके, याद रखना है, भूल ना जाना है। ओके, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है जीएसटी बात बताओ किससे से सबसे ज़्यादा पैसा भारत सरकार लाती है टैक्स से, तो आपको ये याद रखना कॉरपोरेशन टैक्स, निगम कर। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ये बात समझ में आई। तो बात आपको बस सिंपल समझनी है। देखो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपको वो पढ़ना जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पढ़ने को तो मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, सही है, लेकिन सब पढ़ना नहीं है आपको। बस क्या पढ़ना है, यहाँ पे बजट का साइज कितना है 30 लाख करोड़, 24 लाख करोड़ हमारे पास टैक्स आ रहा है, ठीक है। और इसमें हमारे पास टैक्स में दोस्तों डायरेक्ट टैक्स भी होगा, इनडायरेक्ट टैक्स भी होगा, ठीक है। टैक्स बोला तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों। हम लोग उधारी से ला रहे हैं दोस्तों लगभग 8 लाख करोड़ रुपए। अब जो ये इतना जो 30 लाख करोड़ रुपए ला रहे हैं, खर्च कहाँ कर रहे हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा हमारे लिए। जो हम इतना पैसा ला रहे हैं, खर्च कहाँ कर रहे हैं, तो देखो भाई इसका जो बड़ा पार्ट है दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, वो चला जा रहा है दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। कितना जा रहा है 8.32 लाख करोड़, ठीक है। फिर एक बड़ा पार्ट दोस्तों चला जा रहा है इसका पेंशन्स में, ठीक है ना, यानी कि ट्रांसफ़र इस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर। ये जो आपके दोस्तों इंटरेस्ट पेमेंट होता है, ठीक है ना, सेंट्रल के एक्सपेंडिचर होते हैं और कई सारे बहुत सारी ऑटोनोमस बॉडी होती है जिनको भी हमें रुपया देना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, आईपीएस आईएएस, इनको भी पैसा देना पड़ता है, यानी सैलरी देनी पड़ती है हमारे को। फिर पेंशन देनी पड़ती है हमारे को, ठीक है ना, फिर ये सैलरी होगी आपकी। तो इसमें भी हमारा बहुत मोटा पैसा जा रहा है। तो आपको याद रखना है बजट का जो 30 लाख करोड़ है उसको दोस्तों हम 3 चरण में खर्च कर रहे हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जा रहा है दोस्तों 8.32 करोड़ रुपीस। और इसमें देखा जाए अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में तो हम जो पैसा दे रहे हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, वो सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ मिल रहा है, वो सबसे ज़्यादा हो रहा है दोस्तों जा रहा है आपका सब्सिडीज़ पे, ठीक है ना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कितना पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं 8.38 लाख करोड़ रुपीस। इसमें सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है दोस्तों, तो वो जा रहा है आपका सब्सिडी में। कितना जा रहा है 2.62 लाख करोड़। सब्सिडीज़ में सबसे ज़्यादा पैसा हम किसके ऊपर दे रहे हैं दोस्तों, वो दे रहे हैं खाने के ऊपर, फूड के ऊपर, ठीक है ना। सब्सिडीज़ में हम लोग जो 1.16 लाख करोड़ रुपीस है ये खर्च कर दे रहे हैं ओनली एंड ओनली फूड के ऊपर। फर्टिलाइजर के ऊपर दोस्तों हम लोग खर्च कर रहे हैं 0.71 लाख करोड़। और दोस्तों पेट्रोलियम के ऊपर हम लोग खर्च कर रहे हैं, पेट्रोलियम को सब्सिडी देने में खर्च कर रहे हैं 0.41 लाख करोड़। यानी 30 लाख करोड़ रुपए जो आपके पास टोटल आ रहा है, इसमें आप 2.5 लाख करोड़ की अप्रॉक्सीमेट सब्सिडी दे रहे हो, जो कि बड़ा अमाउंट है, सही है। तो यहाँ पे आप याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है आपसे, बताइए सबसे ज़्यादा सब्सिडी जो है वो किसको दी जा रही है, तो आपको याद रखना है फूड के लिए, ठीक है, खाने के लिए। पीडीएस सिस्टम से जो खाना बट रहा है, जो आप तक पहुंच रहा है ना, वो इसी का करिश्मा है। तो जो सब्सिडाइज फूड हमें प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है ना, जिससे जो गरीब तबका है वो भी माल न्यूट्रिएंट ना रह जाए कहीं, उसको भी अच्छे खाने की दोस्तों फैसिलिटी मिल पाए, ओके ना। इसीलिए पीडीएस के जरिए जो फूड आइटम्स होते हैं उन पे आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि एक है 1.16 लाख करोड़। पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा, बताइए कि हमारे पास जो
सब्सिडी है उसमें सबसे ज़्यादा सब्सिडी हम लोग किस फूड चीज़ पे दे रहे हैं, फूड पे, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, बताइए सबसे ज़्यादा खर्चा हम किस पे करते हैं, तो आपको याद रखना है हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं दोस्तों ट्रांसफ़र, इस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर्स पे, ठीक है, जहां हमारा 30 लाख करोड़ में से फूक रहा है 18.70 लाख करोड़। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जो पैसा हम विदेश से लेके आए हैं इसके पेमेंट के लिए 7 लाख करोड़ रुपए हमें देना पड़ रहा है 30 लाख करोड़ में से निकाल के। यार बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब इतना बड़ा अमाउंट है, अगर ये आ जाए मेरे भाई तो जिस सेक्टर में हमने पैसा लगा दिया उसके अंदर आग लग जाएगी, बूम आ जाएगा, समझ रहे हो। अगर हमने एजुकेशन के अंदर लगा दिया ना तो आग लग जाएगी एजुकेशन के अंदर। सैलरी हमें देनी पड़ती है यार उसके अंदर 2.48 लाख करोड़ रुपये जा रहा है, बाकी पेंशन वेंशन में है, आप बस याद मत करो, एक बार बस नज़रों से उतार लो, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई आपको, तो ये पूरा बजट प्रोफाइल समझ में आ गई आपको। चलो आगे चलता हूँ आपको लेके। अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट निकल के आया हमारे सामने, इसमें हमें कुछ बहुत बारीकी से कुछ चीज़ों को समझना है। वो समझना क्या है तो आप ध्यान से देखिएगा। मैं जब आपको फर्स्ट टाइम अभी पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था नीचे वाले जो डेफिसिट वाले थे पॉइंट वो तो मैंने आपको समझा दिए थे, लेकिन मैंने ऊपर वाले छोड़ दिए थे, वो मैं यहाँ समझाऊँगा। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट, अब रेवेन्यू रिसिप्ट सर किससे कहते हैं यार, पहले वीडियो में समझाया था, जाके उसे देखो यार, बिना देखे नहीं काम चलेगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट, एक मिनट ज़रा मुझे आप लोग दीजिएगा जिससे मैं शस्त्र बदल लूँ। तो रेवेन्यू रिसिप्ट, इससे हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो आप लोग देख पा रहे होगे, टोटल हमारे पास इस वर्ष आया है 18 लाख करोड़, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट से। कैपिटल रिसिप्ट से हमारे पास आया दोस्तों 8 लाख करोड़ रुपये, ठीक है, 8 लाख करोड़ अप्रॉक्सीमेट। हमारा अनुमान है कि जो बजट हमने एस्टिमेट किया है, देखो बजट में 4 चीज़ें होती हैं, ध्यान से देखो इस चीज़ के लिए। बजट में हम लोग 4 चीज़ों को लेते हैं, फर्स्ट वीडियो में बताया लेकिन आप लोग देखोगे ही नहीं। सन 2018-19 का एक्चुअल देखा जाता है कि एक्चुअल क्या रहा, सही है। दूसरा इसमें हम लोग देखते हैं 19-20 में हमने क्या एस्टिमेट लगाए थे, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था इसमें हमने क्या सोचा था, फिर 19-20 में रियल में क्या हुआ, 20-21 में फिर से क्या सोच रहे होने वाला है। तो यहाँ पे इन 4 चीज़ों को कंपेयर करके आपका पूरा बजट तैयार करा जाता है। सॉरी यार। तो रेवेन्यू रिसिप्ट से हमारे पास कितना पैसा आ रहा है इस बार जो है हमारे पास, वो 18 लाख करोड़, और सरकार कह रही है कि हमारे पास अगली फाइनेंशियल ईयर में आएगा 20 लाख करोड़, ठीक है, ओके। कैपिटल रिसिप्ट से हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, 10 लाख करोड़ आने वाला है, सही है। टोटल रिसिप्ट हमारे पास कितने आने वाले हैं, तो वो है दोस्तों 30 लाख करोड़, ठीक है, जबकि पिछली बार कितने आए हैं 26 लाख करोड़। इस बार हम लोग बात कर रहे हैं हमारे पास कितने आएंगे, टोटल 30 लाख करोड़। अब रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आपको बीओपी पढ़ाऊंगा, बैलेंस ऑफ अकाउंट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इनसे हमारे को इस बार पैसा मिला है दोस्तों 23 लाख करोड़, और कैपिटल अकाउंट में आया दोस्तों 34 लाख करोड़, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर जो सरकार का है दोस्तों इस बार का, ये है 26 लाख करोड़ का, और अगली साल जो आने वाली है इसमें रहने वाला है 30 लाख करोड़ का, ठीक है। सॉरी एक चीज़ यहाँ पे गलती हो गई यार मुझसे, ये जो है दोस्तों ये 30 लाख, ये 23 लाख, सॉरी ये 34 लाख करोड़ नहीं होगा, ये होगा 3,48,907, ओके। और हाई होप मैंने यही बोला था, लेकिन मुझे लगा यार कि मैंने इसे बोल दिया 34 लाख, तो मैंने आपको एक बार करेक्ट कर दिया। रेवेन्यू डेफिसिट हमें कितना हुआ दोस्तों, ये हुआ है 4,99,544 रुपये का। अगले साल रहने की उम्मीद दोस्तों इसकी और ज़्यादा है। फिजिकल डेफिसिट कितने, ये देखो यहाँ पे जितने आंकड़े आपको दिखा रहा हूँ, आपको चवन्नी का नहीं याद करना आंकड़ा, सही है, लेकिन एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लो यार, सही है, इसलिए दिखा रहा हूँ, चवन्नी का आंकड़ा मत याद करना, न चवन्नी का आंकड़ा यहाँ कुछ आएगा। जितने क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बता दिए ये आने की उम्मीद है, तो समझ लो बस यही आने की उम्मीद है, बाकी कुछ नहीं आ सकता पेपर में। अब इसे ध्यान से देखो, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। देखो भाई हमारे भारत की टोटल जीडीपी कितनी है दोस्तों, अप्रॉक्सीमेट 20 लाख करोड़। इसमें हमारे पास जो टैक्स से पैसा आ रहा है, ठीक है, जो हमारे को टैक्स से पैसा मिल रहा है वो मिलता है लगभग दोस्तों 10%। कितना मिलता है, लगभग 10%। 24 लाख करोड़ मिला है ना इस बार, तो लगभग 10 लाख करोड़, सही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ देखें सन 2011 और 12 की फाइनेंशियल ईयर में, तो हमारे को जो टैक्स मिला कंपेरिजन टू जीडीपी, यानी कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ये था दोस्तों 10%, ठीक है। और आज भी ये कितना है, 10% ही है।
कुछ 16-17 में आप देखोगे इसके अंदर हाइक आया है, लेकिन आप देखोगे कि अभी इसके अंदर कोई भी चवन्नी का हाइक नहीं है। सही है, थोड़ा मोड़ा फ़र्क है 0.6% का, लेकिन कोई इतना खास फ़र्क नहीं आया है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा जो है, ठीक है, जीडीपी टू टैक्स रेशियो जो हमारा है वो दोस्तों 10.2% पहले था, अब कितना है 10.8%। यहीं पर अगर आपसे बात कर ली जाए डायरेक्ट टैक्स की, तो हमारे भारत को पहले मिलता था जीडीपी का 5.6% टैक्स, ठीक है ना, अब मिल रहा है 5.9% टैक्स, यानी कि यहाँ पर भी कुछ दोस्तों हमने खास किया नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स 4.5% है, यहाँ कुछ आगे बढ़ा था लेकिन वो फिर स्थगित रह गया, फिर से नीचे आ गया, तो यहाँ पे आ गया 4.9%। अब आपसे पेपर में कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो समझो। पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए क्या जो हमारा जीडीपी के रिलेट करके जो हमारा टैक्स है वो बढ़ा है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं बढ़ा है, थोड़े मोड़े बस कुछ फ्लक्चुएशंस आए हैं, थोड़े मोड़े 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, लेकिन इतना बड़ा कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया कि हम कह पाएँ कि जीडीपी के रिलेट में जो हमारा टैक्स का बेस है या टैक्स का जो टोटल अमाउंट है बड़ा है। सही है, डायरेक्ट टैक्स आप यहाँ देख सकते हो, पहले हम लोग 11-12 में 5.6% पे थे, और आज भी यार 20-21 में जो हमने एस्टिमेशन लगाया उसमें क्या है यार 5.9% है। इनडायरेक्ट टैक्स 4.5% थे 11-12 में, तो 4.9% है, यानी कि हमने ये जो डिकेड है ना ये पूरा हमने खो दिया है। ये जो पूरा डिकेड तुम लोग देख पा रहे हो ना, इसमें भारत ने कुछ तरक्की करी नहीं। अगर मैं ये कहूँ तो कुछ यार गलत नहीं होगा मेरा कहना यार। तरक्की का क्या मतलब होता है, टैक्स का बेस बढ़ जाना, हमारे पास टैक्स ज़्यादा आना। जब तक टैक्स नहीं आएगा हाउ वी कैन थिंक अबाउट डेवलपमेंट। पैसा नहीं है आपके पास तो आप कैसे सोच पाओगे कि हम लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम चला देंगे। इस बजट में केयरिंग सोसाइटी की बात की गई है, अंटिल लास्ट जब तक आपके पास पैसा ही नहीं है कहाँ से आप केयरिंग सोसाइटी बनाओगे, कहाँ से आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करोगे, कहाँ से आप एस्पिरेशनल गोल को पूरा करोगे, नहीं कर पाओगे यार, पैसा होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों एक अभी जल्दी में करंट अफेयर 15 दिन पहले की बात होगी, उसमें द हिंदू में एक रिपोर्ट आई थी, इसमें बताया भी जा रहा था कि जो हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैं वो भी 10 साल में कुछ नहीं बदले हैं। सही है ना, और यहाँ पर भी दोस्तों हम 10 साल में ज्यों के त्यों खड़े हैं, यानी कि पूरा टिकट हमने खो दिया है। एक सब्सिडी की बात की जाए तो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, सब्सिडी 18-19 में अगर आप देखोगे तो सब्सिडी कम थी, लेकिन 19-20 में हमने बहुत सब्सिडी कर दी। जब रिवाइज़ किया तो हमने इतना सोचा था हम सब्सिडी देंगे, हमने सोचा था भैया हम लोग सब्सिडी देंगे फूड पे इस साल लगभग आपका 3 लाख करोड़ के आसपास, लेकिन हमने दी कितनी 19-20 में 2 लाख करोड़ रुपए। हमने कहा था 3 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी देंगे फूड पे आपको, लेकिन दी कितनी हमने 2 लाख, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए। 2 लाख करोड़ रुपए कहना सही नहीं रहेगा, 2.5 लाख करोड़ रुपए। सही है, अब जो हमने इस बार जो एस्टिमेशन करा है 20-21 में, हमने इसमें फूड पे सब्सिडी और कम कर दी और ये ला दी है हमने 2,62,62,हज़ार, ठीक है ना, यानी कि लगभग आप अंदाज़ा लगा लो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए हमने सब्सिडी लेकर आए हैं। यानी फूड पे जो सब्सिडी हमने पिछले साल दी, हम लोग वही एग्जैक्ट सब्सिडी इस बार भी देने वाले हैं। फर्टिलाइज़र पे दोस्तों सब्सिडी जो मिल रही है हम लोग वही देंगे, कतई कोई बदलाव नहीं करेंगे। सही है, ये दोस्तों यहाँ पर मैं यार एक चीज़ गलत कह गया, ये सब्सिडी सबके लिए है यार। ओके, आई एम वेरी सॉरी, ये सब्सिडी ऊपर जो लिखी हुई है चारों को मिला के लिखी हुई है। सही है, तो आई एम बहुत भैया क्षमा मांगते हैं आपसे, हम ये गलत बोल गए, हम कोई बात नहीं, हम फिर से सही कर देते हैं अपने आप को। पहले हमारे पास जो सब्सिडी थी दोस्तों वो थी 1 लाख करोड़ के आसपास, हमने कहा 19-20 से हम देंगे लगभग 1.90 लाख करोड़ के आसपास, लेकिन हमने दी दोस्तों मात्र 1 लाख करोड़ रुपए। अगले साल भी हमने कहा हम लोग 1 लाख करोड़ रुपए ही 1 लाख करोड़ ही देंगे। फर्टिलाइजर पे दोस्तों लगभग हमने कहा था हम 60,000 लाख करोड़ रुपीज़ देंगे फर्टिलाइजर पे, और लगभग हम आज भी इसी पर टिके हुए हैं, हम 20-21 में भी बात कर रहे हैं हम इतना ही देंगे। पेट्रोलियम पर दोस्तों हमारा जो इंस्टांस था वो आज भी लगभग सेम ही बना हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलता हूँ। ये दोस्तों कुछ गोल दिए हुए हैं, हमने कहा है जो फिजिकल डेफिसिट इस बार रहा 3.8% का, भैया हम क्षमा मांगते हैं, अगली बार हम कोशिश करेंगे इसको 3.5% लाने में। सही है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हमारी टारगेट की गई है इस बार 12%, जो कि कोरोना की वजह से असंभव है।
समझ रहे हो, जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं उन सब ने हमारी भैया जीडीपी दिखा दी है नेगेटिव में, यानी कि भारत में आने वाला है रिसेशन। एक बात हमेशा याद रखना, अगर जीडीपी आपकी दोस्तों घटाई जाती है किसी भी देश की पॉलिटिम में, जैसे कि इंडिया की जीडीपी 6% है, मैं दिखाऊं ना भैया अगली बार 5% रहेगी, तो इसे कहेंगे दोस्तों स्लो डाउन। लेकिन अगर निगेटिव चली जाए, 5% थी लेकिन नेक्स्ट ईयर चली जाए -0.8%, तो इट विल बी रिसेशन। ठीक है, ऐसे हम लोग रिसेशन सिचुएशन कहते हैं। और भारत में अभी कतई मुझे शंका नहीं है इस बात को कहने में कि भारत में रिसेशन चल रहा है। ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ जो है दोस्तों हमारी ये 2021 के लिए बताई गई है 6 से 6.5%। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में दोस्तों अंतर होता है। रियल जीडीपी हमारे रहने वाली दोस्तों बस 6 से 6.5% के बीच में, और नॉमिनल जीडीपी रहने वाली है 12%। नॉमिनल जीडीपी यानी कि अगर हम लोग जीडीपी को पिछले साल से कंपेयर करें तो रहेगी 12%। हमने अगर पिछले साल 100 रुपये हमारी जीडीपी थी तो इस बार रहेगी 112 रुपये। और सन 2011-12 में अगर हमारी जीडीपी 200 रुपये थी तो हमारी 2021 में जीडीपी रहेगी 106 रुपये। बात समझ में आई। टू सस्टेन अ फास्ट जीडीपी ग्रोथ रेट एंड अचीव यूएस, हमारे को देखो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। तो इसके लिए दोस्तों हमारे को इस बार हमने लक्ष्य रखा है कि हम लोग $1.4 ट्रिलियन खर्च करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और सही बात है यार, खर्च भी हो रहा है, कोरोना की वजह से चलो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, हम लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ पे बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। ये दोस्तों इनकम टैक्स के स्लैब है, मैं चाहता हूँ आपने अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पहले दोस्तों अगर किसी बंदे की इनकम है 5 से 7.5 लाख करोड़ रुपए, तो उस पर भैया कतई टैक्स नहीं आता था, नो टैक्स था, सही है ना। लेकिन अब टैक्स पड़ेगा दोस्तों उस पर 20%। यानी आपकी इनकम अगर 5 से 7.5 लाख रुपए के बीच में अगर आप कमाते हैं एक साल में 5 से 7.5 लाख रुपए के बीच में, तो आपको देना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर 20% अपनी कमाई का। ठीक है, अगर आप दोस्तों 5 लाख रुपए के नीचे कमाते हैं तो पहले भी कोई टैक्स नहीं था, आज भी कोई टैक्स नहीं है। देखो और फिर बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग कमाते हैं 5 लाख रुपए तक या उससे नीचे तो आप पर कोई टैक्स ना तो पहले था, ठीक है, ना बाद में है। तो यहाँ पर टैक्स स्लैब कुछ चेंज की गई है, इनको मैं बता रहा हूँ, पेपर पूछा सकता है इसके बारे में, तो ध्यान रखना। पिछली फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों हमने 5 लाख रुपए जो कमाते हैं, 5 लाख रुपए तक कमाते हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया ना। हम इस बार मूड में कोई टैक्स लगाने के। 5 से 7.5 लाख रुपीज़ तक जो कमाते हैं उन पे हमने पिछली बार कहा था 10% टैक्स लगाएंगे। इस बार हमने 10% बढ़ा दिया, हमने कहा भैया अब तो हम 20 लगाएंगे। 7.5 से 10 लाख रुपए जिनकी इनकम है उन पे पहले लगाया जाता था 15 लाख रुपए टैक्स, पहले लगाया जाता था उनकी इनकम का 15% टैक्स, लेकिन अब हम लगाएंगे उनकी इनकम का 20% टैक्स। 10 से 12.5 लाख रुपए तक जिनकी इनकम है उनकी इनकम पर हम लगाते थे 20 लाख रुपए का 20% का टैक्स, अब लगाएंगे भैया 30% का टैक्स। 12.5 से 15.5 तक, ठीक है। अरे यार सॉरी, ये जो है ना दोस्तों, सॉरी यार, ये जो है ये न्यू टैक्स रिजिम है, ये पुरानी टैक्स रिजिम है। एक बार फिर समझा देता हूँ, देखो ध्यान से देखना। पहले 5 लाख पर कोई टैक्स नहीं था, ना अब है, ठीक है। 5 से 7 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है इसके बीच में है तो पहले आपको देना पड़ता था 20% टैक्स अपनी कमाई का, और अब आप दोगे मात्र 10%, यानी कि अब टैक्स कम हो गया है। सॉरी यार, 7.5 से 10 लाख रुपए तक के बीच का जो टैक्स है, अगर आप इससे बीच में कमा रहे हो, अगर आपकी इनकम 10 से 7.5 लाख रुपए के बीच में है तो पहले आप टैक्स दिया करते थे दोस्तों 20%, अब आप दोगे मात्र 15%। अगर आपकी इनकम दोस्तों 12.5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में है तो पहले आप दिया करते थे 30% टैक्स अपनी इनकम का, आप दोगे अपनी इनकम का मात्र 20% टैक्स। 12.5 लाख से 15 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो पहले आप अपनी इनकम का दिया करते थे 30% टैक्स, अब आप दोगे 25% टैक्स, ठीक है। अगर आपकी इनकम दोस्तों 15 लाख रुपए से प्लस है तो आप पहले भी दिया करते थे 30 लाख और अब भी दोगे 30 लाख, सही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ओके। यानी कि जो अमीर वर्ग है उसके लिए टैक्स स्लैब में कोई कमी नहीं की गई है। बाकी जो मीडियम वर्ग है उसके लिए यहाँ पे आप देखोगे कुछ राहत देने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको टैक्स स्लैब याद रखनी है, पेपर में सीधा पूछी जाएंगी तो आपको परेशान नहीं होना है। अब ये दोस्तों कुछ डेफिसिट ट्रेंड्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको। सन 2008 में आप देखिए हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना था, 6.1 था, 6.1 था। और आज हम लोग कम करते 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 कहाँ तक आ गए हैं, फिजिकल डेफिसिट कम करते करते 3.3 तक, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट हमारा हुआ करता था दोस्तों सन 2008 में 4.6%, 8-9 में थोड़ा बढ़ा 5.3% हुआ,
10-11 में और थोड़ा घट जाता, 3.3 हुआ, यानी मनमोहन सिंह जी ने अच्छा काम किया, डेफिसिट कम किया। लेकिन इनके टाइम पर डेफिसिट बढ़ा क्योंकि दोस्तों उसमें ग्लोबल रिसेशन आ गया था, अमेरिकन ग्लोबल रिसेशन आपने सुना होगा। फिर 4.5% गया, वहाँ से कम आते 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 ये फिर बढ़ता है 17-18 में, और फिर जाके ये 20-21 में 2.7% हो जाता है। अभी हम बात करें अगर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की, तो ये 11-12 में था 3%, और उसके बाद ये आज आ चुका है लगभग 1.8%। प्राइमरी डेफिसिट अभी है हमारा, पहले था 8-9 में 2.6%, लेकिन हमारा 20-21 में उम्मीद है रहने का 0.4%। ठीक है, अब आप यहाँ पे याद क्या रखेंगे वो समझो। याद रखोगे आप लोग इस लाइन को और इस लाइन को, ठीक है। ये आपको बाकी जो कचरा है वो याद नहीं रखना है, सही है। तो आप ये वाली लाइनें याद रख लो कि जीडीपी का परसेंट जो फिजिकल डेफिसिट है ये रहा पिछली बार 3.8%, 20-21 में उम्मीद है रहेगा 3.5%। रेवेन्यू डेफिसिट रहा इस बार 2.4%, रहने की उम्मीद है 2.7%। हालांकि पीछे बता चुका हूँ, लेकिन इस बार सोचा मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल तरीके से बता दूँ। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पिछली बार रहा 1.5%, अगली बार रहेगा 1.8%। 0.7% रहा प्राइमरी डेफिसिट, इस बार रहेगा 0.4%। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करूँगा, और कल एक क्लास में और लेके आऊँगा इसके ही ऊपर, ठीक है ना। इसके ही ऊपर हमारी कल एक क्लास और होगी, जिसमें हम आपको काफ़ी सारे स्कीम के बारे में बताएंगे, और वो क्लास मैं आपको फिर बता रहा हूँ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। इट विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास, समझ गए। तो आना मत भूलिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक एक चीज़ के बारे में बहुत ही मोहब्बत से प्यार से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम इस क्लास में विदाई लेते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमें कुछ अपना समझते हैं, हमारे लिए मानते हैं कुछ, और जब मानते हैं कि हाँ भैया हम कुछ आपका भला कर पा रहे हैं, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।